ओके एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे बनना है स्टेप बाय स्टेप, और दूसरी चीज़ कि इसके अलावा जो 8-9 डॉक्यूमेंट है उनको कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखो और उन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करा, उसके बाद आके ये वीडियो देखना। उन दोनों वीडियो के लिंक्स मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और वो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मैंने रिसेंटली आधे घंटे पहले व्हाट्सअप चैनल बनाया है, तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूंगा, तो उधर से वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, चैनल को ज्वाइन कर लेना। उधर मैं आपको एग्जाम रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ्स वगैरह उधर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सारी न्यूज़ वगैरह उधर दे दूंगा। तो स्क्रूटनी फॉर्म बनने से पहले अपन को कौन कौन से नीडेड डॉक्यूमेंट चाहिए, इससे पहले मैं आप सभी का कॉमन डाउट दूर करना चाहूँगा। सभी का मोस्टली जो कमेंट आए कल, तो सभी का एक ही कॉमन डाउट है, तो मैं अभी आपको आपके डाउट क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले और सबसे बड़ा एक ही कॉमन डाउट होता है सबका, इस वैकेंसी में नहीं, हर वैकेंसी में एक ही डाउट होता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मेरे फादर मदर का नाम या मेरे नाम में दिक्कत आ गई है, तो फिर अब मैं क्या करूँ, दूसरे डॉक्यूमेंट में सही है और किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में गलत है। तो सभी का कॉमन ये डाउट रहता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि चीज़ क्या है। देखो, मान लो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है ना। ये मान लो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, ये क्या है, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है। और इसमें मेरे फादर का नेम राजेश टाइप हुआ है। ठीक है, राजेश टाइप हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने नया डॉक्यूमेंट बना लिया जो कि है राजेश वर्मा, है ना। मेरे पापा का नाम राजेश वर्मा है, तो पहले डॉक्यूमेंट जो ये गलत था कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें क्या टाइप हुआ, किसी गलती की वजह से राजेश टाइप हो गया, और फिर मैंने नया उसको सही बनवा लिया, तो इसमें मैंने क्या करवा दिया, राजेश वर्मा करा दिया। लेकिन मैंने एग्जाम दिया था उस समय ये वाला डॉक्यूमेंट अवेलेबल था, और अभी एग्जाम बाद मैंने ये वाला बनवा लिया। तो अब क्या होगा, अब तो इस गलती को सुधारने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल एक शपथ पत्र देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एफिडेविट, है ना। 50 रुपये के स्टाम्प पे आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मेरे फादर का नेम या मदर का नेम ऐसे ऐसे था, और उसमें दिक्कत होगी, अब मैंने नया बना लिया। अब मान लो किसी ने नया नहीं बनाया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नया नहीं बनाया तो वही पुराने डॉक्यूमेंट को मेंशन कर देना, उसका नंबर मेंशन कर देना, और बोल देना कि ये इस डॉक्यूमेंट में ये नाम, इस नाम में इस तरह से दिक्कत है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट में नाम एकदम सही है। ठीक ठीक है, तो ये एफिडेविट बना लेना, फिर इस पर नोटरी करा लेना। और कल एक भाई कमेंट करके बोल रहे थे कि 10 रुपये के स्टाम्प पे बनाना है, तो भाई 10 रुपये के स्टाम्प सदियों पहले बंद हो गए। आपको जितना भी काम कराना है ना, वो 50 रुपये के स्टाम्प पे कराना है। एक चीज़ का, ये डीवी से रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे डीवी से रिलेटेड, वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे। 10 रुपये का स्टाम्प अब नहीं बनता है। ठीक है, भले ही वो पीडीएफ में फॉर्मेट में लिखा हो 10 रुपये के स्टाम्प पर, हाँ लिखा होता है, आपकी बात सही है, 10 रुपये के स्टाम्प पर लिखा होता है, लेकिन 10 रुपये के स्टाम्प बंद हो गए, 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। ठीक है। अब या मान लो किसी के फादर का नेम या मदर का नेम में कोई गैप नहीं दिया, तो ये इसका भी यही सेम प्रोसीजर रहेगा। और एक चीज़, आपकी कोई भी परेशानी है, किसी के नाम में मिस्टेक है, किसी के कुछ नंबर में मिस्टेक होगी, एज में मिस्टेक होगी, है ना, तो उन सभी का क्या सॉल्यूशन है, उन सभी का एक ही सॉल्यूशन है, एफिडेविट। ठीक है, आप एफिडेविट दे दो और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे इंग्लिश में एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, मतलब सभी समस्या का एक ही उपाय, जिसे हम रामबाण उपाय बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम उसको पेनिशिया बोलते हैं। तो यहाँ आपका रामबाण उपाय क्या है, यहाँ आपकी सभी समस्याओं का हल क्या है, एफिडेविट है। आप एफिडेविट दे दोगे, जो भी आपकी समस्या हो उसमें लिख दोगे, और बस फिर उस पर नोटरी करा देना, और डीवी के टाइम उसको लेके जाना, है ना, डीवी के टाइम उसको लेके जाना, और उधर बता देना कि भाई ये दिक्कत थी और मैंने इसके लिए रिगार्डिंग एफिडेविट बना लिया। ठीक है, तो नाम वगैरह की दिक्कत में आपका ये डाउट दूर हो गया होगा। दूसरे डाउट की बात करें तो बहुत सारे लोग अटेस्टेशन फॉर्म में वो एज एज पर नॉर्म लिखा है, वहाँ डेट जो है वो गलत लिख रहे हैं। तो उसमें क्या करना है, उसमें अपन को 1 जनवरी 1/1/2026 के अकॉर्डिंग डेट लिखनी है। ठीक है, और इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आओ मैं वीडियो में बताता हूँ इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एज कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आ जाओगे आप क्रोम ब्राउज़र पर, और इधर टाइप करोगे आप एज कैलकुलेटर। ठीक है, एज कैलकुलेटर टाइप करने के बाद ये जो पहली साइड दिख रही है इस पे टैप करोगे, और ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, यही मान लेता हूँ जून 22, और आपका डेट ऑफ बर्थ में मान लेता हूँ 1998, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब एज एज पर एडवर्टाइज नॉर्म लिखना है ना, तो उधर 1 जनवरी 2026 की डेट डालनी है, तो इधर जनवरी 1 और 2026 कर देंगे, तो ये आ जाएगी अपनी एज एज पर नॉर्म। ठीक है, तो ये
तो ये जो दिख रही है ये आपको लिखना है, इसी फॉर्मेट में आई है जो आपको उधर लिखनी है। उधर लिखा होगा 27 ईयर तो 27 लिख देना, ऐसे मतलब अकॉर्डिंग आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो एज है वो लिख देना, ईयर के फॉर्म में, मंथ के फॉर्म में और डेज के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे लिखा है मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10वीं, मान लो 10, और तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, डेट ऑफ बर्थ तो यही रहेगी, और 10वीं के रिजल्ट के नीचे रिजल्ट डेट दे रखी होगी वो इधर डाल देना, है ना, और उसको वापस कैलकुलेट कर देना। तो जो भी एज आएगी इसी फॉर्म में आएगी और इसी फॉर्म में आपको लिख देनी है। तो देख लिया आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। और तो ये सब भी आप नहीं करोगे ना, तो भी आप जब स्क्रूटनी फॉर्म भरने जाओगे, तो आप जब स्क्रूटनी फॉर्म आपका ओपन होगा, उधर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी ना, सेम वही की वही डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें लिखनी है। तो आई होप ये आपका ये वाला डाउट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और तीसरा डाउट ये है हस्तलिखित फॉर्म। जैसे कि आप देख सकते हो ये हस्तलिखित फॉर्म है, ऊपर आपको हिंदी में लिखना है, नीचे आपको इंग्लिश में लिखना है। इसमें सारी चीज़ें गलत क्या कर रहे हैं कि इधर हिंदी में हस्ताक्षर लिखा है तो वो हिंदी में इधर कर देते हैं, और नीचे इंग्लिश में लिखा है तो उधर इंग्लिश में कर देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इधर जो भी आपके हस्ताक्षर है, जो भी अगर आप हिंदी में साइन करते हो तो इधर हिंदी में ही करना है और इधर भी हिंदी में ही करना है, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में साइन करते हो तो इधर आपको इंग्लिश में साइन करना है और इधर भी आपको इंग्लिश में ही साइन करना है। ये जो सिग्नेचर लिखा है ना, इधर आपको इंग्लिश में साइन करना है। और हिंदी में करते हो तो दोनों तरफ हिंदी में होंगे, और इंग्लिश में करते हो तो दोनों तरफ इंग्लिश में होंगे। और दूसरी चीज़, ये जो इधर गैप दे रखा है, इधर आपको नहीं लिखना है, लिखना आपको इधर है, ठीक है। इधर छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस बात का खास ख्याल रखना। तो ये डाउट भी आपका दूर हो गया होगा। एक भाई पूछ रहे थे कि जो अपना विवाहित वाला स्टाम्प बनाना है अपन को, तो इसमें लास्ट में दे नहीं रखा कि इधर किसके साइन होंगे। इधर तो दे रखा है पिता, ससुर और पत्नी, तो इधर स्वतंत्र साक्षी, एक्चुअली इन फॉर्मेट थोड़ा सा गलत दे रखा है। ये स्वतंत्र साक्षी इधर आएगा और इधर आपके किसी भी पड़ोसी वगैरह के साइन चल जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, कल मैंने ये संतान संबंधी घोषणा पत्र बताया था, तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इधर जो है वो उसके साइन करवाना है जो जिसकी आप सील लगाओगे, यानी गजेटेड ऑफिसर के नाम लिखवाना है और उसका पद लिखवाना है। तो ये चीज़ एक्चुअल में इन्होंने फॉर्मेट अपन को दिया नहीं थर्ड ग्रेड का, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो इधर है ना अपना नाम आएगा और अपना पद की जगह वो लिख दोगे तृतीय अध्यापक श्रेणी लेवल 1, या फिर आप लेवल 2 के स्टूडेंट है तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आपका नाम और पद लिख देना, क्योंकि एक भाई ने बोला था कि हमारा 4th ग्रेड में जब हुआ था डीबी, तो उनका तो क्योंकि फॉर्मेट आया था तो उनके इधर लिखा हुआ आया था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और फिर इधर उन्होंने नाम लिख दिया था। तो अपन को तो कोई फॉर्मेट दिया ही नहीं है, तो अपन कॉमन फॉर्मेट के हिसाब से बना रहे, तो ये खाली था, इस हिसाब से मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो इधर आप है ना वो लिख देना कि तृतीय अध्यापक श्रेणी जो भी है, लेवल 1 लेवल 2 जो भी है, और इधर आपका नाम आ जाएगा, फिर आपके सिग्नेचर, देन इधर सील और गजेटेड ऑफिसर के साइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थे सभी के कॉमन डाउट्स जिनको मैंने क्लियर कर दिया होगा मेरे मुताबिक। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म के लिए हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें जो संलग्न डॉक्यूमेंट है, यानी जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे, या रंगीन मूल प्रति होनी चाहिए। मतलब कि आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप सारे डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करोगे, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड होने चाहिए, और फोटोकॉपी अपलोड नहीं करनी है। पहले फोटोकॉपी भी अपलोड करनी पड़ती थी, लेकिन अभी नहीं करनी है। सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं। ये खास बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो है अपना अंक पत्र, यानी मैट्रिक हाई स्कूल, यानी आपकी 10th की मार्कशीट जो होगी, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आरबीएससी से 10th की होगी, तो उनके है ना एक ही मार्कशीट होगी और उस पर लिखा हुआ होगा सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, यानी सर्टिफिकेट भी है आपका वही है और मार्कशीट भी वही है। लेकिन अगर जिसने सीबीएसई से 10वीं की होगी तो उसके सर्टिफिकेट अलग आया होगा और मार्कशीट अलग आया होगा, तो आपके पास दो डॉक्यूमेंट होंगे, दोनों लेके जाना है, ठीक है। और जिसने आरबीएससी से की होगी उसके पास तो एक ही डॉक्यूमेंट होगा और उस पर लिखा हुआ होगा सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, ठीक है। तो आपको एक ही लेके जाना। तो इधर आपके क्या सबसे पहले क्या अपलोड होगा, सबसे पहला यानी मार्कशीट अपलोड होगी। मार्कशीट भी वही है और सर्टिफिकेट भी वही है, ठीक है। उसके बाद हायर सेकेंडरी की बात करें यानी 12th की बात करें, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है। अगर आपने सीबीएसई से करी होगी, जैसे मैंने सीबीएसई से बोर्ड से की है, तो मेरे पास मार्कशीट अलग है, मेरा सर्टिफिकेट अलग है 12वीं में। और जिसने आरबीएससी से की है तो आरबीएससी में सर्टिफिकेट भी एक ही होता है और मार्कशीट भी अलग होती है। और अगर आपने 2000 से पहले की हो तो हो सकता है उसमें फॉर्मेट में यही लिखा होता हो मार्कशीट, तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप केवल एक ही मार्कशीट लेके जाएंगे, ठीक है, केवल अपनी मार्कशीट लेके जाना। तो हो गया ये क्लियर 10वीं 12वीं की। एक तो आपको
मार्कशीट लेके जानी है और 10वीं 12वीं की आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो ये चीज़ आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसमें ये लिखा उपाधि, उपाधि का मतलब सर्टिफिकेट होता है, और उपाधि ये वही है सर्टिफिकेट, यानी 10th का सर्टिफिकेट चाहिए और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने बता दिया सारी चीज़ें। उसके बाद आएगा आपके उपाधि प्रमाण पत्र बीएसटीसी। अब इधर सबसे पहले आपको 2 साल की आपकी मार्कशीट होगी, दो बीएसटीसी से आपको 2 साल की मार्कशीट मिली होगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वो मार्कशीट लेनी है, प्लस एक डिग्री मिली होगी और वो डिग्री लेनी है। ठीक है, तो मार्कशीट और डिग्री आप दोनों अलग अलग अपलोड कर दोगे। ठीक है, तो इधर भी देखो मार्कशीट अलग है, डिग्री अलग है, वैसे ही 10वीं 12वीं में मार्कशीट अलग होगी और डिग्री अलग होगी, और जिनकी एक ही है तो चल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें चरित्र प्रमाण पत्र, तो चरित्र प्रमाण पत्र तो दो अलग अलग बनाने हैं अपन को, जिसपे अलग अलग गजेटेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए, तो वो हो जाएगा। फिर ये +1 क्या है, 2+1, तो दो तो अपन गजेटेड ऑफिसर से बना लेंगे, और एक जहां भी अपन ने लास्ट एजुकेशन की है, मान लो जिसने अभी रिसेंटली बीएसटीसी की है तो उसको बीएसटीसी से मिल जाएगा, और मान लो कि पहले बीएसटीसी कोई पहले ही कर चुका है और अभी उसने ग्रेजुएशन कर ली है रेगुलर, ठीक है, अब अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली है तो उसको डिग्री, अब उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो जहाँ उसने ग्रेजुएशन की है किसी भी स्ट्रीम में, उधर से उसको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा वो उसको लगाना है, बीएसटीसी वाला नहीं लगाना है फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें जनरली अपन को जहाँ से अपन ने लास्ट एजुकेशन की होती है ना, तो वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, इस बात का खास ख्याल रखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, जो कि है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र हो और जाति प्रमाण पत्र हो, इनमें बहुत लोगों के मिस्टेक्स होती है, तो मिस्टेक का लिए मैंने बता ही दिया, आपको एफिडेविट बनवा देना है। ठीक है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब मूल निवास प्रमाण पत्र तो एक ही बार बनता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सब अपलोड कर दोगे मूल निवास प्रमाण पत्र के। लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र है, तो SC ST का जो है ये केवल लाइफ टाइम के लिए एक ही बार बनता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर इसमें आपके कोई मिस्टेक है तो एफिडेविट बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर अपन बात करें अदर कैटेगरी की, जैसे कि OBC EWS वगैरह जो भी है, तो इनका जो है वो 3 साल के लिए इनका जो है वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है, और फिर अगर आपके 3 साल भी कंप्लीट हो गए ना, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1 साल एक्सटेंड हो जाता है, आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपके ऐसे कोई सिचुएशन हो तो एफिडेविट लगा देना, आपका चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और जो लोग टीएसपी वाले हैं तो उनको टीएसपी वाला मूल निवास की जगह वो टीएसपी वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो ये चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए, है ना। उसके बाद बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, जो कि अटेस्टेशन फॉर्म। अब अटेस्टेशन फॉर्म मैंने बता दिया कैसे कैसे ध्यान से भरना है उसको, तो उस तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म को भर लेना, और फिर वो फॉर्म आप भर के लेके जाओगे ना, तो जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे, स्क्रूटनी फॉर्म के एंड में वापस अटेस्टेशन फॉर्म दे रखा होगा, तो एक तो आप ऑफलाइन भरोगे, जो कि मैंने आपको बता दिया था, ऑफलाइन भर लिया होगा, और इसी को देखकर ई मित्र वाला आपके ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भी भर देगा। तो अटेस्टेशन फॉर्म दो भरे जाएंगे, एक तो ऑफलाइन वाला, और उसी को देखकर वो ऑनलाइन फॉर्म भी भर देगा, जो कि स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। और अटेस्टेशन फॉर्म कैसे कैसे भरना है मैंने सारी चीजें बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 2.5 लाख वाला प्रमाण पत्र। ये किनको बनाना है, ये केवल उन्हीं को बनाना है जिन्होंने फॉर्म भरते समय अपनी जो वार्षिक आय है उसको 2.5 लाख से कम माना है, तो उनको आय प्रमाण पत्र बनाना है ना, यानी इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। कितने पेज वाला बनाना है, 4 पेज वाला बनाना है। ठीक है, सबको नहीं बनाना है, जिन्होंने फॉर्म भरते समय 2.5 लाख से कम आय चूज की उनको ही बनाना है ये सर्टिफिकेट, और वो भी कितना बनाना है, 4 पेज वाला बनाना है। 4 पेज, 2 पेज वाला मत बनाना, 2 पेज वाला वैलिड नहीं रहा है, 4 पेज वाला बनाना। और फिर ये जो आय प्रमाण पत्र होता है ना, ये घर के मुखिया के नाम पे बनता है, आपके नाम पे नहीं बनेगा, यानी आपके पापा के नाम पे बनेगा। और मान लो कोई विडो लेडी है, तो विडो लेडी है तो उनके घर में कोई बड़ा है तो उनके नाम से बन जाएगा, या फिर आपके खुद के नाम से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप स्टूडेंट हो तो आपके पापा के नाम से बनेगा ये, और उस पर फिर आप आपके पार्षद वगैरह के साइन करा सकते हो, या फिर और अदर किसी गजेटेड ऑफिसर वगैरह के साइन करवा सकते हो। ठीक है, तो उस पर एक बार पता कर लेना, लेकिन ध्यान ये रखना 4 पेज वाला बनाना, और ई मित्र वाले को बोल देना कि 4 पेज वाला देना, तो वो 4 पेज वाला देगा। 2 पेज वाला दोगे बना के ले जाओगे, कोई मतलब नहीं है, ये वैलिड ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हस्तलिखित। हस्तलिखित मैंने जो बताया था आपको फॉर्मेट, ऊपर हिंदी में लिखना था, नीचे इंग्लिश में लिखना था, वो आप भर के लेके जाओगे और उसको उधर अपलोड करोगे। ठीक है, अब खुद की राइटिंग में भरना, किसी अदर से मत भरवाना। ये इसलिए होता है कि कोई डमी कैंडिडेट नहीं बैठे, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आपको जो भरने हैं वो खुद की हैंड राइटिंग में भरने हैं, इस बात का खास ख्याल रखना। और साइन का मैंने बता ही दिया, अगर इंग्लिश में साइन करते हो तो दोनों तरफ इंग्लिश
में साइन होंगे, अगर हिंदी में साइन करते हो तो दोनों तरफ हिंदी में साइन होंगे। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। हस्तलिखित वही है, हैंड राइटिंग में जो आपको लिखना है ना कि मैं XYZ, फादर का नाम XYZ जो भी है, और मैं इस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण की है और ये इसमें बस ऐसी डिटेल्स है, वो आपको लिख के लेके जानी है और वो चीज़ आपके अपलोड होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शपथ पत्र। अब इधर शपथ पत्र जितने भी आपने शपथ पत्र बनाए तो वो सारे जो शपथ पत्र होंगे वो लेके जाना आपको, वो अपलोड कर देना है। और उनके शपथ पत्र और ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सारे मैंने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिए, तो उधर से आप PDF डाउनलोड कर लेना और चैनल को फॉलो कर लेना आगे की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए। और संतान संबंधी फॉर्म होगा, ये भी आपको भरना है। मैरिड हो तो अलग भरोगे, दो संतान से ज़्यादा तो आप लेके नहीं सकते, और अनमैरिड हो तो 0-0 भरने हैं। और ये सभी को बनाना था संतान पत्र, जो अनमैरिड है वो 0-0 भरेगा और जो मैरिड है वो अपने जो भी बच्चे हैं वो उसमें फिल कर देगा, और उसके बाद उसमें गजेटेड ऑफिसर के साइन हो जाएंगे। और उसके बाद है स्मोकिंग फॉर्म, जो कि आपका धूम्रपान नहीं करते हो, आप किसी भी तरह की स्मोकिंग नहीं करते हो, गुटखा वगैरह नहीं खाते हो, तो ये फॉर्म पे आपको साइन करके और खुद के ही साइन चलेंगे, इस पे किसी गजेटेड ऑफिसर के साइन नहीं कराने। ये भी अपलोड होगा, ये भी लेके जाना आपको। उसके बाद ड्रॉबरी, जो दहेज वाला आपका बनेगा 50 रुपये के स्टाम्प पे। अच्छा, सारे जो स्टाम्प बनेंगे वो 50 रुपये के स्टाम्प पे बनेंगे। मैं बता चुका हूँ 10 रुपये के स्टाम्प पे कोई भी स्टाम्प नहीं बनता अभी वर्तमान समय में। ठीक है, तो ये जो ड्रॉबरी वाला है यानी दहेज वाला है, ये भी बन जाएगा, ये भी आपके अपलोड होगा। उसके बाद फॉर्ज डॉक्यूमेंट, यानी जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल असली है, बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी फर्जी नहीं है। इस हिसाब से इससे रिलेटेड एक शपथ पत्र बनेगा, एफिडेविट बनेगा, वो भी 50 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा, और इसको भी आपको अपलोड करना है। ध्यान ये रखना है कि जितने भी आप शपथ पत्र बनाओगे उस पर 2 सील लगेगी, एक तो नोटरी की लगती है और एक अटेस्टेड की लगती है। और दोनों सील कौन लगाएगा? वकील लगाएगा, और अटेस्टेड वाली जो सील लगाएगा ना उस पर वकील साइन भी करेगा। तो ये चीज़ें चेक करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, जो एक आपने TSP वाला फॉर्म भरा होगा, TSP नॉन TSP, उसमें आपने लिखा हुआ था कि मेरी सिलेक्शन गैर अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है, और मेरे को पोस्टिंग भी आपके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में चाहिए या फिर अनुसूचित क्षेत्र में चाहिए, तो वो वाला फॉर्म भी लेके जाना है। और मूल निवास की जगह आप जो TSP वाले लोग हैं वो TSP वाला सर्टिफिकेट तो अपलोड कर ही देंगे। ठीक है, तो ये बात तो आपको बताएगी। आयु में छूट, आपको ये ऐसा इंसान है जिसने आयु में छूट ली है तो उसके लिए प्रमाण पत्र बनाया होगा, वो आपको लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद अब हाँ, L1 और L2 वाला सभी के लिए डॉक्यूमेंट सारे सेम ही है, सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि स्क्रूटनी का प्रोसीजर जो होता है ना वो सारे एग्जाम के लिए सेम होता है। तो इसमें अगर अदर एग्जाम वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी का प्रोसीजर सेम ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उसके बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र, ये भी आपको नहीं चाहिए अभी, अगर नहीं बनाया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी नहीं चाहिए होता, ये बाद में चाहिए होता है, तो इसका तो बाद में देखेंगे। तो इधर ये वाली चीज़ जो है एक ही चीज़ है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अन्य प्रमाण पत्र, जैसे आपने कोई स्पोर्ट्स में आपके पास कोई प्रमाण पत्र हो या अदर कैटेगरी में कोई प्रमाण पत्र हो जो आपने फॉर्म में मेंशन किया है, तो वो आप लेके जाएंगे। ये चीज़ तो आपको पता होगी, या फिर आपने स्पोर्ट कोटा से फॉर्म भरा होगा तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये जो फॉर्म है अंक पत्र, स्नातक यानी आपके ग्रेजुएशन आपने की है तो आपका BST से यानी लेवल 1 से अगर आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो आपके 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, उन दोनों के सर्टिफिकेट, और आपने BSTC की मार्कशीट और उन दोनों के सर्टिफिकेट, ये अपलोड कर दोगे तो इतने इनफ है। इसके बाद उसके अलावा आपको ग्रेजुएशन आपने की है तो अपलोड कर देना, और नहीं की है तो मत अपलोड करना। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो अपलोड नहीं भी करोगे ना तो चलेगा, क्योंकि लेवल 1 की जितनी क्वालिफिकेशन है उतनी आपने अपलोड कर दी चीज़ें। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आपकी मर्जी है ये चीज़ आपको अपलोड करनी है नहीं करनी है। तो ये चीज़ किसको अपलोड करनी है? तो ये चीज़ लेवल 1 वालों को तो अपलोड करनी है, वो डालेंगे स्नातक में, जो भी है हमने BCom BSc जो भी किए तो वो डाल देंगे, और उनका फिर उसमें सर्टिफिकेट भी डालेंगे। BCom की मार्कशीट अलग मिलेगी, 3 साल की मार्कशीट अलग होगी, और फिर उसका सर्टिफिकेट अलग मिला होगा। ऐसे ही अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो उसकी मार्कशीट अलग मिली होगी, और उसका जो सर्टिफिकेट है वो अलग से मिला होगा। अब ये जो चीज़ है ऑप्शनल है, RCIT कर रखी है तो आप अपलोड कर सकते हो, नहीं कंपलसरी जो अपलोड करने वो चीज़ें मैंने बता चुका, जो भी कंपलसरी अपलोड करना है। रीसेंट फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है, लेटेस्ट फोटोग्राफ होने चाहिए, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, वरना है ना फिर DV में दिक्कत आएगी आपके। तो रिसेंट फोटोग्राफ लेके जाना, और 10-15 फोटो रख लेना अपने पास में, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। जगह जगह पे पर फोटो लगानी पड़ती है तो अपने कम नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, और एक जैसी फोटो यूज़ करना, ऐसे नहीं कि 2 फोटो तो अलग लगा दी, फिर 2 फोटो अलग लगा दी, फिर 2 फोटो अलग लगा दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ 10-15 फोटो एक ही तरह की रखना, ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद आधार, पैन, वोटर ID, यानी मेन तो आपका इसमें आधार कार्ड ही है। और एक्स्ट्रा के लिए क्या, सेफ्टी के लिए क्या करना,
2 आईडी लेकर जाया करो हमेशा। जब एग्जाम देने भी जाओ तो 2 आईडी लेकर जाया करो, जब डीवी के लिए जाओगे तो भी 2 आईडी के लिए लेके जाना। तो इधर आप आधार कार्ड ले सकते हो और उसके साथ में वोटर आईडी और पेन भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको बता दिए क्या क्या चाहिए इसमें। आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है और ओरिजिनल ही अपलोड होंगे स्क्रूटनी फॉर्म में। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म भर जाएगा आपका, तो उसके बाद है ना एक 100 रुपये की रिसिप्ट कटती है, वो रिसिप्ट भी लेना और स्क्रूटनी फॉर्म भी लेना, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसीजर होगा आगे का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर अपन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। एक्चुअली मेरा ये टेक्निकल काम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से गाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको क्या होगा, आप रेफरेंस के तौर पर उसको यूज कर सकते हो और आपकी कोई गलती नहीं हो। अभी बता तो मैं अभी भी सकता हूँ स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरते क्या है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं अच्छे से चीज़ को समझ लूँ और उसके बाद आपको बताऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के भी एक पॉइंट की भी दिक्कत हो, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं उसको अच्छे से समझ लूँ, उसके बाद मैं आपको गाइड कर दूंगा कि भाई स्क्रूटनी फॉर्म ऐसे ऐसे भरना और ऐसी ऐसी सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। और बाकी फिर कितने सेट तैयार करने हैं, किन पे साइन करने हैं, डीवी कैसे होता है, ये सारी जो वीडियो है मैं लगातार बनाता रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और व्हाट्सअप चैनल का भी मैं लिंक दे दूंगा, तो उसको भी फॉलो कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन सारे पीडीएफ में है, उधर अपलोड कर लूँगा, क्योंकि अभी टेलीग्राम तो बंद पड़ा है, टेलीग्राम पे मैंने चैनल बनाया ही नहीं है। और अभी जस्ट 1 घंटे पहले ही मैंने वो बनाया है व्हाट्सअप का, तो व्हाट्सअप को फॉलो कर लेना, है ना। और जिन्होंने वो 8 डॉक्यूमेंट जो मैंने इसमें बताया है वो बनाए नहीं, अटेस्टेशन फॉर्म बनाया नहीं है, तो पहले उन डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करो, फिर इस वीडियो के अकॉर्डिंग इन सारे डॉक्यूमेंट को जमा लेना और फिर स्क्रूटनी फॉर्म भर देना। स्क्रूटनी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 जुलाई है, याद रखना, लेवल 1 वालों के लिए। और लेवल 2 वालों के लिए तो शायद 25-26 तारीख है, वो आप देख लेना। मैं लेवल 1 वालों के लिए बता रहा हूँ, उनकी 2 जुलाई है, ठीक है। तो 2 जुलाई से पहले पहले आपको स्क्रूटनी फॉर्म भर देना है। लास्ट में दिक्कत रहेगी क्योंकि सर्वर डाउन रहेगा, इसलिए समय रहते स्क्रूटनी फॉर्म सभी जने भर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।